हेलो, हाय, नमस्कार, गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बिहार बोर्ड का जो बायो क्लास 10th था उससे हम लोग देखने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं ये बायो है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है। तो जैव प्रक्रम का जो क्वेश्चन और हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन और फर्स्ट है हमारा कि जो पतियों है, पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ पर होता है। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन पहले। इसमें क्या क्या है, सीरा है, रंध्र है, मध्य सीरा है, इनमें से कोई नहीं। तो पतियों में जो है, जैसे मान लीजिए पति है, लीफ जिसको बोलते हैं, तो हमारा जो इन्वायरमेंट से, जैसे पेड़ का जो पत्ता होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट से क्या करता है, वो CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को देता है। तो इसी को कहते हैं एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को देना, इसी को कहते हैं एक्सचेंज। आदान प्रदान करता है, एक चीज को लेता है दूसरी चीज को देता है। तो पति जो है, मतलब पता पता में लिप्स में गैस का जो एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है बी है, रंध्र के थ्रू। रंध्र के थ्रू। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि स्लाइड को, क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जैसे कोई भी चीज है तो उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कितना एक्स पर देखा जाता है, 5x पर, 10x पर, फिर 25x पर, फिर 45x पर। तो इसका जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो वह जो है 10x पर। जिस तरह से मोबाइल का जूमिंग चेक करो तो 10x होता है ना, तो उसका जो है माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर ही। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि जो रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग के रक्त का थक्का बनाकर, जैसे मान लेते हैं कि किसी के हाथ पैर कट गया है, तो कट तो गया है, तो वहां पर जख्म हो गया, घायल हो गया वह स्थान। तो ये रक्त स्राव, जो खून जब बहने लगता है तो उसके रास्ते में रक्त का मतलब खून जम जाता है, थक्का बना देता है, बनाकर अवरोध करता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, RBC हेल्प करता है, WBC, प्लेटलेट्स या लसिका। तो ये जो हमारा है लसिका, लसिका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। चौथा क्वेश्चन नंबर, चौथा में कि हृदय से रक्त, यानी हार्ट जो हमारा होता है, हार्ट से रक्त है, रुधिर यानी ब्लड, हृदय से जो है ब्लड को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से क्या करता है, हृदय से यानी हार्ट में आता है ब्लड, उसके बाद सभी जगह हृदय से रक्त और रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इसके हेल्प से फेफड़ा, निलय, अलिंद, इनमें सभी। तो ये जो हार्ट से पूरा शरीर तक पहुंचाया जाता है, ये जो है काम किसका है, निलय का है। निलय का यह काम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यानी पांचवा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जैसे एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो हमारा जो है ऑप्शन है इसमें है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, या अमीनो अम्ल का वहन के लिए। तो ये जो है पादप में, पादप यानी प्लांट सब है, उसमें जाइलम का क्या काम है। या डी ऑप्शन हमारा है ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो जो जाइलम बना होता है, जाइलम जो एक्चुअली होता है किसके लिए होता है, जल के लिए, जल के लिए। और उसके बाद एक फ्लेम होता है, तो फ्लेम होता है भोजन, ये सब जितने भी उसका और पदार्थ जो है उसको, जैसे क्या करता है जल, तो जल क्या करता है नीचे से, मान लेते हैं कि रूट है, रूट, इसके नीचे पेड़ का रूट रहता है, तो रूट से वाटर लेकर और पेड़ का जो है सभी हिस्सों तक पहुंचाना, ये जाइलम का काम है, जल का वहन करना, जल का सभी जगहों पर पहुंचाना। और फेलोफ्लोएम क्या है, जैसे लिप्स में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो भोजन बनाता है, भोजन बना के और जितना भी प्लांट है सबका पार्ट सभी जगहों तक पहुंचाना, यह काम किसका है, फ्लोएम का। तो जाइलम था जो जल का जड़ से यहाँ से लेता है, उसको पूरा प्लांट का पार्ट्स तक पहुंचाने में काम करता है, वह कौन है, जाइलम। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन एडीपी, एटीपी, एडीटीपी या पीडीपी, तो इसका होता है आंसर भी एटीपी। ऊर्जा घर या ऊर्जा मुद्रा जिसको हम लोग कहते हैं वह एटीपी। एडिनो इसका फुल फॉर्म होता है, एटीपी का जो है फुल फॉर्म होता है एडिनो, ए से एडिनो हो जाएगा, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका पी होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। 7 में आहार नाल, ये जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये जो आहार नाल है उसका सबसे मतलब लंबा भाग क्या है? कृष्णि है, छोटी आंत है, अमाशय है या ग्रास नाली। ठीक है, तो इसका जो है सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सही। जैसे स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफ। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। ठीक है, तो इसके लिए स्वपोषी, तो स्वपोषी कौन है? प्लांट है। तो प्लांट क्या करता है? CO2 उसको चाहिए तब ना ऑक्सीजन देगा, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इतना सारा रहेगा तभी क्या है? स्वपोषी के लिए ये सारा चीज आवश्यक है। इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखते हैं। ऑक्सिन है क्या? ऑक्सिन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? ये जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या एक हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? यह एक हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द्विखंडन, द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें सभी में। तो इसका जो है राइट आंसर होगा इनमें से सब, इनमें जो है अमीबा, अमीबा में द्विखंडन के जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे अमीबा इस शेप में, कैसा भी शेप में हो सकता है, और इससे क्या करता है? इतना से अलग होकर दो खंडों में बढ़ जाता है, तो द्विखंडन हो गया। तो इसका जो है राइट आंसर कौन होगा? अमीबा, अमीबा में ही द्विखंडन होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार शोषण से बनता है? ठीक है, तो इसमें एक है वायवीय, वायवीय, वायवीय कहने का मतलब कि एयर है वहां पर प्रेजेंट रहेगा, अवायवीय मतलब एयर प्रेजेंट वहां पर नहीं रहेगा। तो ये जो है अल्कोहल बनता है हमारा अवायवीय में, यानी अब्सेंस ऑफ एयर, यानी वहां पर क्या हवा का उपस्थिति नहीं रहेगा, इसको अवायवीय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? कवक में, जंतु में या हरे पौधों में या परजीवियों में? तो सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो यहाँ हरे पौधों में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हरे पौधे कहलाते हैं, ये जो है हरे पौधे, हरे पौधे कहलाते हैं क्या? उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता। ठीक है, तो ये उत्पादक है, जितने भी हरे पौधे हैं हम लोग को कुछ न कुछ देता है, ये प्रोड्यूसर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इस क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिप्टियोजोम से। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से। इसका राइट आंसर ये होगा जल से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? दिमाग हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या सभी? तो सबसे पहले जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है? सोचने का भी काम करता है सारा, तो उसी से हम लोग कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हार्ट को जो वाइब्रेट करवाता है, पंप करवाता है, इसके लिए भी उत्तरदायी है।
उसको शरीर का बैलेंस बनाना है तो दिमाग को सारा कुछ कंट्रोल, बॉडी का जितना पार्ट सब कंट्रोल ब्रेन से ही होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी सभी होगा इसमें का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 15 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, जिसको आरबीसी कहते हैं, या वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कण में। श्वेत रक्त कण यानी इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो हमारा पाया जाता है वह है क्लोरोफिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लोग 17 देखते हैं। वृक्क एक भाग है। वृक्क जो है, वृक्क जो है किसका पार्ट है? उत्सर्जन तंत्र का, या परिवहन तंत्र का, या श्वसन तंत्र का, या कोई नहीं। तो 17 का जो है हमारा राइट आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र। वृक्क जो है किसका हिस्सा है? इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है वृक्क। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, या 305 किलो जूल पर मोल, या 3.5 किलो जूल पर मोल। इसका जो राइट आंसर है सी होगा, 3.5 किलो जूल पर मोल। 3.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद 18 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। 19 में क्या है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा है प्रकृति में ऑक्सीजन का जो बैलेंस बना हुआ रहता है, उसका राइट आंसर बी है, प्रकाश संश्लेषण से। ऑक्सीजन जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन का संतुलन जो बैलेंस बना रहता है हमारा नेचर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। 20 में मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4। मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। 21 के मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट का औसतन प्रकुंचन दाब है। प्रकुंचन दाब, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकुंचन होता है, एक संकुंचन होता है। प्रकुंचन मतलब ऐसे, प्रकुंचन जब इधर से ब्लड जाता है, इधर से चापता है, जब ब्लड जाता है तो प्रकुंचन, एक संकुंचन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पता में, या फूल में। वाष्पो उत्सर्जन का कहने का मतलब कि वह वाष्प बढ़ के उत्सर्जित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है वह। तो किसके थ्रू? पत्ता के थ्रू। पत्ता के थ्रू ही तो जितना ही इसका उधर पानी रहता है वो बाहर इवोपरेट वाष्प बनकर, हवा बनकर उड़ जाता है। तो वह है राइट आंसर सी, पत्ता। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो इसमें यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? लाल रस, जठर रस, पित्त रस, या आंत्र रस। तो वह है पित्त रस। यकृत से, लीवर से जो निकलता है वह है पित्त रस। ठीक है, उसके बाद 23 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 में है कि इसमें जो समानता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, या सुक्रोज। तो इसमें जो है कोशिका द्वारा जब ऊर्जा का उत्पादन होता है तो किसका उपयोग करते हैं? तो ये जो ग्लूकोज का यूज करते हैं हम लोग। किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 है कि जब डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो डायलिसिस जब मशीन से होता है, डायलिसिस यानी ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, तो वह उसका नाम क्या है? हीमोडायलिसिस, या डाइलाइसेट, या सेलोफोन, या डायलाइजर।
तो इसका जो है राइट आंसर हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब हीमो जो ब्लड जो होता है, तो हीमोडायलिसिस को बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि समानता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन उपस्थित नहीं होता है? ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, अमीनो अम्ल, एल्ब्यूमिन। तो यह जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है इसमें नहीं होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है कि जीवों के शरीर से उपाचीय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? जब निष्कासन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा कि उत्सर्जन कहलाएगा कि पोषण कहलाएगा या परिवहन कहलाएगा? तो जब कोई भी चीज कहीं से बाहर निकलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 है कि वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलता है, वो क्या कहते हैं? इस वृक्क के भीतर नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो अंतस्थ भाग या हाइलम या हैंडले का चाप, इसको बोलते हैं हाइलम। इसको बोलते हैं हाइलम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है? यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया या सभी? तो प्रोटीन एवं अमीनो, जिससे प्रोटीन और एमिनो एसिड के विखंडन जब दोनों टूटता है तो क्या बनता है? यूरिक अम्ल भी बनता है, यूरिया भी बनता है और अमोनिया। ये सब क्या है? सभी बनते हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे। 30 में कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से? ये जो यूरिया जो है रक्त में प्रवेश करती है वह लीवर से, यकृत से प्रवेश करती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 के वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का, परिवहन का? ये जो वृक्क है यह उत्सर्जन का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 यानी 32। रेजिन। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का, कनेर का, पीपल का या चीड़ का? तो जो रेजिन है, रेजिन जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वह जो है किसके पौधे से? तो चीड़ के पौधे से रेजिन नामक उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम किस में? जड़ में पाया जाता है कि तना में कि दोनों में या कोई में नहीं? तो जो मूल रोम है, मूल रोम पाया जाता है जड़ में। क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है, अग्न्याशय है, आंख है या कौन है? तो उत्सर्जी अंग उत्सर्जन का काम इसी का तो करता है, रिफाइन करके सबको बाहर निकलता है। तो उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथि जिसकी वजह से त्वचा उत्सर्जन करता है? क्या स्वेद है, दूध है, श्लेष्म है या स्नेह है? तो ये जो स्वेद है, स्वेद इसी की वजह से जो है, इसी ग्रंथि के कारण त्वचा से जो कुछ भी उत्सर्जी पदार्थ होता है, कौन सा ग्रंथि के कारण? स्वेद। इसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, पसीना निकलता है इससे। उसके बाद हम लोग 36 देखते हैं। 36 में का मनुष्य में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? वृक्क से, त्वचा से, फेफड़ा से, यकृत से? तो फेफड़ा से ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37।
37 में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो यूरिक अम्ल होगा कि अमीनो अम्ल होगा या ऑक्सीजन होगा या CO2 होगा। तो अमोनिया के साथ क्या मिलाएं कि यूरिया बन जाए? तो अमोनिया के साथ हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे। जब अमोनिया के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो यह यूरिया बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में है कि जो पराग नलिका का बीजांड, पराग नलिका का बीजांड एक कोई वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? एंजाइम है कि रसायन है कि प्लाज्मा है या रसायन अनुवर्तन है? ये सब तो कोई अनुवर्तन नहीं है, तो अनुवर्तन वाला केवल एक ही चीज दिख रहा है, यह है रसायन अनुवर्तन। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 39 देखेंगे। 39 में है सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन, सभी। तो जीव में तो श्वसन ही पाया जाता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है, इसमें सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसमें सभी। 39 का हम लोग 40 देखते हैं। 40 में कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद के द्वारा, कोशिका सतह के द्वारा, लाइसोम द्वारा या कोई नहीं। ये जो कूटपाद है इसका जो प्रोसेस है, अब क्या करता है? भोजन को अपने आप गोल गोल से छेक कर, इसे मान लेते कि यहाँ पर भोजन रखा हुआ है। अब ऐसे पहले से अमीबा यहाँ पर चल रहा है, तो क्या करेगा? ऐसे ऐसे बढ़ाएगा, इसको इधर से भी छेकेगा और इधर से भी छेकेगा, बीच में पूरा घेर लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कूटपाद प्रोसेस के द्वारा, कूटपाद विधि के द्वारा अमीबा जो है अपना भोजन पकड़ता है। चलिए इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं 41। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। जैसे मांसाहारी जो होता है, जो मांस खाने वाला जंतु होता है, उसकी छोटी आंत की लंबाई, जैसे मांसाहारी जंतु हो गया, इधर शाकाहारी हो गया। तो मांसाहारी का थोड़ा आंत छोटा होता है और शाकाहारी का बड़ा होता है। क्यों ऐसा होता है? मतलब क्या होता है? तो ये बता दिया कि इसका मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी के जंतु, मतलब पूछ रहा किसका बड़ा होता है? छोटी आंत किसमें बड़ा होता है? तो मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई कम होता है, क्योंकि जो मांस खाने वाला रहता है उसका पेट ही में सारा मांस पच जाता है। लेकिन जो ये सब शाकाहारी चीज खाता है उसको जाकर छोटी आंत में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पचने में लगता है, इसलिए क्या होता है? शाकाहारी में थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन मांसाहारी में कम होता है। इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद 41 के बाद हम लोग 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया, अमरबेल। तो यह जो है बैक्टीरिया जो है अपघटक इसको बोलते हैं। अब उसके बाद हम 43 देखते हैं। 43 में मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन या श्वासोच्छ्वास या निश्वसन, निःश्वसन। तो हम लोग इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास बोलते हैं इसको। 43 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कि हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को, जैसे हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाता है तो उस प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम, सिराएं, रेखा पटिकान, इसको बोलते हैं सीरम, सीरम बोलते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 45 देखते हैं। 45 के निश्वास द्वारा निकाली वायु में रहती है, जैसे निकला हुआ जो वायु है उसको क्या, उसमें क्या रहता है? CO2, O2, पैरोवेट, नाइट्रोजन। तो जो निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 45 के बाद 46। 46 है कि रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? गोबिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 46 का बी होगा। रक्त में किसकी वजह से लाल दिखता है? तो वह है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट कल डालेंगे। थैंक यू।